हाय एवरीवन। तो ट्रिपल ई में ES301 का यूनिट 3 का पहला सवाल है। जो ये यूनिट है बायोडाइवर्सिटी का है और ये जो वीडियो है ना ये 14 मार्क्स को कवर करता है। बेसिकली मैंने इसमें 2 सवाल को कवर किया है। तो पहला है कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसमें ऐड कर सकता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या फिर ये पॉइंट ऐड कर सकता है। या फिर तीसरा पॉइंट ये ऐड करेगा, एक्सप्लेन द 3 हायरार्किकल लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसके 3 लेवल होते हैं, 3 हायरार्किकल लेवल्स होते हैं, ठीक है। और चौथा सवाल है एक्सप्लेन ऑल्सो राइट डिटेल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन जो इन सितु और एक्स सितु 2 तरीके हैं उसको हम देखेंगे। तो इसमें ना 4 सवाल कवर है कि पहला बायोडाइवर्सिटी का डिफिनेशन बता दो, दूसरा बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस भी बता दो, उसके बाद 3 हायरार्किकल लेवल्स क्या है बायोडाइवर्सिटी के, और चौथा जो है राइट डिटेल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन बताता हूँ। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि जितने भी लाइफ के फॉर्म हैं, यानी जितने भी प्रकार के लाइफ एग्जिस्ट करते हैं अपनी धरती पर, वो सारे बायोडाइवर्सिटी होते हैं, ठीक है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इट्स इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सभी की लाइफ तो एग्जिस्ट करती ही है ना धरती पर, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म। तो ये जितने भी जीव जंतु होते हैं ना वो एक इकोसिस्टम ही बनाते हैं। जैसे आपने डिजर्ट इकोसिस्टम सुना है, मराइन इकोसिस्टम सुना है, एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। तो जितने भी इकोसिस्टम भी आते हैं वो भी तो एक बायोडाइवर्सिटी ही होते हैं। तो सारे प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एंड इकोसिस्टम दे फॉर्म, ठीक है। तो उसके बाद इट एग्जिस्ट एट 3 लेवल, जेनेटिक, स्पेसीज एंड इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी हायरार्किकल लेवल 3 होते हैं। एक जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी होती है, उसके बाद स्पेसीज लेवल होती है, उसके बाद इकोसिस्टम लेवल ऊपर होता है, विच सपोर्ट द स्टेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सर्वाइवल, ठीक है। अब ये सिंपल सा बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन हो गया। अब हम बायोडाइवर्सिटी के 3 हायरार्किकल लेवल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस और उसके कंजर्वेशन पर जाएंगे, ठीक है। तो 3 हायरार्किकल लेवल्स होते हैं। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी या फिर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी भी लिख सकते हो, दूसरा है स्पेसीज डाइवर्सिटी, तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीसीज, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, वेरिएशन ऑफ जीन होते हैं स्पीसीज के अंदर। एग्जांपल में जैसे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ, आपने राइस देख लिया, मैंगो देख लिया, रैबिट्स, डॉग, डॉग के भी बहुत सारे वैरायटी आपने देखे होंगे, चूहे के भी वैरायटी देखे होंगे। उसके बाद जो चावल होते हैं, चावल के भी बहुत सारे वैरायटी आपने देखे होंगे, मैंगो के भी वैरायटी देखे होंगे, ठीक है। तो वैरायटी प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। तो ये जीन की वेरिएशन ऑफ जीन से ही जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसको जेनेटिक के अंदर आता है वो, ठीक है, जेनेटिक के अंदर आता है। तो यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन रहा ना। इसमें ये देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, जो आपकी जेनेटिक जो है बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। इट प्रोवाइड्स एडेप्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस टू डिजीजेस एंड एबिलिटी टू सर्वाइवल इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो जो जितने प्रकार के जीन से जो जीव जंतु बने हैं ना, ध्यान से देखना, वो जितने भी जीव जंतु या पौधे होते हैं ना उसकी एडेप्टेबिलिटी उनकी प्रोवाइड कराती है। देखना हर चावल की एडेप्टेबिलिटी अलग अलग सीजन्स में होते हैं, कुछ जानवर भी अलग अलग सीजन्स में सर्वाइव कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो एडेप्टेबिलिटी होती है, रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, बीमारियों से भी वो लड़ते हैं अलग अलग जीन से जब बने होते हैं तो, एंड एबिलिटी टू सर्वाइव इन्वायरमेंटल चेंजेस। उसके बाद दूसरा आता है हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी इट मीन्स नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरियल इकोसिस्टम, गिवन एरिया या फिर इकोसिस्टम। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया या फिर इकोसिस्टम, जैसे कि इट्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, जितने प्रकार के वैरायटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में या फिर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, उसको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये कुछ स्पीसीज कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही मिलते हैं, स्पेसिफिक एरिया में ही मिलते हैं, उसको ही स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे कि वेस्टर्न घाट हैव थाउजेंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। आपने हॉटस्पॉट के बारे में सुना होगा, इंडिया में से 4 हॉटस्पॉट होते हैं, वेस्टर्न घाट हो गया, उसके बाद इंडो बर्मा हो गया, ठीक है। वहाँ पे जो जीव जंतु होंगे और वेस्टर्न घाट में जो जीव जंतु होंगे उनके स्पीसीज अलग होगी। तो
नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट इन ए गिवन एरिया इकोसिस्टम, उसको स्पेसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। तीसरा जो आता आता है हमारा, तीसरा हायरार्किकल लेवल जो होता है हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होता है, यानी कि इट रेफर्स टू द रेंज ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स इन अ रीजन। तो जितने प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि आप अगर पानी देखते हो, नदी देखते हो, तो वहाँ पे बोल सकते हो कि ये नदी का एक इकोसिस्टम है, आप समझ रहे हो ना। जंगल देखते हो तो आप बोलते हो वो फॉरेस्ट का एक इकोसिस्टम है ना। उसके बाद डिजर्ट देखते हो तो उसको बोलते हो कि ये एक डिजर्ट का इकोसिस्टम है। तो रेंज ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स इन अ रीजन, ये रेफर करता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। एग्जांपल में देखो, मतलब कि ईच इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट, डिजर्ट, ग्रासलैंड, ठीक है, मराइन हो गया, वेटलैंड हो गया, ETC हैज यूनिक क्लाइमेट कम्युनिटीज एंड प्रोसेस लाइक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो जितने भी अलग अलग इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जितने रेंज में वो फैले होते हैं, वहाँ पे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो तीन तीन ही हायरार्किकल लेवल होते हैं। पहला जीन वाले, ठीक है, उसके बाद स्पेसीज वाले, उसके बाद तीसरा हमारा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो ये तीनों जरूर ध्यान में रखना। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आप पॉइंट्स में ध्यान में रखना। तो देख लेते हैं। पहला इकोलॉजिकल बैलेंस, जाहिर सी बात है बायोडाइवर्सिटी है तो एक बैलेंस ही तो बनता ही है ना हर चीज़ में लेकर के। ऐसे थोड़ी ना कि एक ही प्रकार के जंतु खूब ज़्यादा हो जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, कि हमारे जो पूरा अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है प्रॉपर फंक्शनिंग करे, ठीक है। जो हमारे इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम भी होगी वो पूरा अच्छे तरीके से फंक्शनिंग करे बाय बैलेंसिंग फूड चेन एंड नेचुरल साइकिल्स जिस तरीके से चलते हैं। उसके बाद फूड सोर्स भी होता है, प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एज ए फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी का। मेडिकल वैल्यू होता है, बहुत सारे मेडिसिन आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चौथा है हमारा इकोनॉमिक वैल्यू, यानी बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, फिर टूरिज्म को भी सपोर्ट करता है, फॉरेस्ट्री इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है। इससे हमारी क्या होती है, पैसे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू भी मिलती है। तो अलग अलग देश की देखना बायोडाइवर्सिटी जितनी अच्छी होती है वो टूरिज्म ज़्यादा होते हैं, इवन खेती भी अच्छी होती है। इंडिया में तो देखना एग्रीकल्चर के मामले में तो आगे ही है। क्लाइमेट रेगुलेशन भी होता है, यानी कि इट हेल्प्स टू कंट्रोल एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड ग्लोबल टेम्परेचर। कहा जाता है ना कि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं नेचर के लिए उतने ही अच्छे होते हैं। तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, मतलब कि जो क्लाइमेट रेगुलेशन है वो काम रहता है, बैलेंस रहता है। कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यू, हाँ बायोडाइवर्सिटी एड्स नेचुरल ब्यूटी भी ऐड करता है। मतलब पेड़ हरे होते हैं तो हमको खूबसूरत दिखता है ना, लाल पीला हरा नीला दिखता है तो हमें खूबसूरत दिखता है, तो एक नेचुरल ब्यूटी सी बन जाती है। एंड ऑल्सो गिव्स कल्चरल इंपॉर्टेंस। तो अलग अलग कल्चर में जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना, हम क्या होता है ना कि हमको ना हमेशा सपना होता है जैसे फॉरेन जाकर घूमें, क्यों, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अलग होती है। तो एक कल्चरल इंपॉर्टेंस भी बन जाता है कि चलो जैसे कि श्रीलंका हो गया, उसकी बायोडाइवर्सिटी अलग हो गई, इंडिया की कुछ स्पेसिफिक रीजन में बायोडाइवर्सिटी अलग हो गई, हिमालय घूमने चलते हैं या फिर कि जम्मू कश्मीर चलते हैं तो वहाँ पे कल्चरल इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है, नेचुरल ब्यूटी भी बनती है। तो कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यू। उसके बाद सातवां है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड एडेप्टेबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। हाँ, तो जो बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो बताते भी है कि इंसानों का सर्वाइवल लॉन्ग टर्म है और एडेप्टेबिलिटी ऑफ लाइफ भी है, एग्जिस्ट करती। तो ये कुछ 7 पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखना, सिर्फ पॉइंट से आपका मतलब रखना है, बाकी चीज़ आप लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं ना, मैं बोलता हूँ, अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप एक काम कर सकते हो, ब्लैंक पेज ले सकते हो और वहाँ पे कुछ हेडिंग, सब हेडिंग इंपॉर्टेंट बस बुलेट पॉइंट्स ही लिखोगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ 7 मार्क्स का अगर सवाल है तो आप आधा पेज में उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स, कुछ जो फंडामेंटल नाम एग्जाम्पल्स हमें ध्यान में रखना चाहिए, अगर वो लिख लोगे ना तो सवाल आप, मुझे पता है एग्जाम में आप लिख लोगे, ठीक है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो। अब आते हैं लास्ट वाला जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। भले इंपॉर्टेंस पूछे ना पूछे, लेकिन बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके हायरार्किकल लेवल क्या है और उसके कंजर्वेशन के क्या तरीके हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये भी एक अलग 7 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण होता है, हिंदी में बात करें, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी उसको किस तरीके से हमको बचाए रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो इंसान है जंगलों को काट दे, जानवरों को टपका दे तो उससे बायोडाइवर्सिटी मरती है। तो कंजर्वेशन के कुछ तरीके हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग अ स्पीसीज जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑन द अर्थ, ठीक है। ताकि कंजर्वेशन इसलिए जरूरी है ताकि हम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अर्थ पे कर पाए, नहीं तो ऐसे तो पूरा ही दुनिया विनाश हो जाती है। कंजर्वेशन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक इन सीतु कंजर्वेशन होता है, दूसरा एक्स सीतु कंजर्वेशन होता है। इन सीतु में होता है प्रोटेक्शन विद इन नेचुरल हैबिटेट्स। नेचुरल हैबिटेट्स का मतलब अपने आप, ठीक है, ह्यूमन उसमें छेड़खानी करे ही ना। तो इस तरीके से इन सीतु कंजर्वेशन क्या आता है, जैसे कि नेचुरल इकोसिस्टम्स आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन,
ठीक है। हाँ, नेचुरल इकोसिस्टम हो गया, आप उसमें छेड़छाड़ी ना ही कर दे तो अच्छा है, क्योंकि वो नेचुरली बैलेंस बने रहता है। ठीक है, अगर ह्यूमन एक्टिविटी ना हो, जैसे पोल्यूशन ना हो, या आप जाकर किसी जानवर को ना मारो, तो ये नेचुरल हैबिटेट्स होता है, यानी अपने नेचुरल तरीके से। तो नेचुरल इकोसिस्टम जैसे प्रोटेक्ट एंड मेंटेन हो गया, अलाउ द स्पीसीज टू लिव, रिप्रोड्यूस एंड इवॉल्व इन द वाइल्ड। ठीक है, तो ये फीचर होते हैं इन सितु कंजर्वेशन में। एग्जाम्पल में बहुत सारे होते हैं, जैसे एक नेशनल पार्क बना दिए जाते हैं, सम स्पेसिफिक एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉर वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो जो भी वाइल्ड लाइफ हो गया वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, तो वो वहाँ पे एक नेचुरल हैबिटेट्स बन जाता है, तो नेशनल पार्क हो जाते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल ध्यान में रखना, कान्हा नेशनल पार्क हो गया जो एमपी में है, अगर आप एमपी से ही तो है हम लोग, मैं तो बिहार से हूँ। उसके बाद कार्बेट नेशनल पार्क हो गया, नैनीताल यूपी में है। हजारीबाग नेशनल पार्क जो कि बिहार में हो गया। उसके बाद बंद हावगर्भ हो गया, ठीक है, हावगर्भ ये एमपी में है। अब ध्यान में रखना कुछ नेशनल पार्क के नाम ध्यान में रखना जो कि इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद इन सीटू में और भी आते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ए दिया है ना नेशनल पार्क, उसी तरह एग्जाम्पल बी में कुछ सेंचुरीज भी आती है, प्रोटेक्शन विथ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी। तो यहाँ पर हाँ ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड होती है, उसको सेंचुरीज बोलते हैं। जैसे वन विहार बिहार में है, सॉरी माफ़ करना, वन विहार ये भोपाल में है। उसके बाद सिंपली पाल टाइगर रिजर्व हो गया। फिर उसके बाद नंदकानन जूलॉजिकल पार्क हो गया। ये कुछ ध्यान में रखना, ये सारे सेंचुरीज है, ठीक है। ये यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड होती है, तो ये नेचुरल तरीके से होता है। फिर सी में एग्जांपल देखना, तो पहले हमने नेशनल पार्क देखा, दूसरा सेंचुरीज देखा, तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन में 3 टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये 7 मार्क्स का है तो आप इस तरीके से हायरार्किकल भी बना सकते हो ना। हाँ ठीक है, हालांकि मैंने नहीं बनाया है पर अब बना देना। यहाँ पे नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गए। उसके बाद यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व में क्या हो गया, इट ऑल्सो अ लार्ज एरियाज फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज, जैसे कि नीलगिरी हो गया, नंदा देवी हो गया, पचमरी हो गया, ये बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, बस नाम ध्यान में रखना, ठीक है। एक सिसिटिव कंजर्वेशन में ये होता है कि प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। ये नेचुरल हैबिटेट से नहीं होता है, ये ह्यूमन समझते हैं, एरियाज को समझते हैं और वहाँ पे जाकर कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन करते हैं। जैसे कि स्पेसीज आर टेकन अवे फ्रॉम द वाइल्ड एंड प्रोटेक्टेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, तो इसके फीचर ये होते हैं। इन सीटू में तो नेचुरल तरीके से, एक सीटू में क्या हुआ, ह्यूमन खुद कुछ एफर्ट लगाते हैं, जैसे कि पौधा रोप दिए, चाहे कोई जानवर को उठाकर इधर उधर रख दिए, ठीक है। कंट्रोल मतलब कंडीशन में रखेंगे, ऐसा नहीं कि इधर उधर कहीं रख दे। तो एग्जाम्पल में जैसे जू और बोटनिकल गार्डन्स हो गए, ठीक है। जो इंसान खुद है, जैसे जू आपने देखे होंगे चिड़ियाघर में, जैसे कंजर्व एनिमल एंड प्लांट्स फॉर एजुकेशन इन रिसर्च पर्पस हो गया, जैसे बोटनिकल गार्डन्स भी हो गए। इवन आपने खुद एक गार्डन बनाते होंगे, कोई लोग बगीचे बना लेते हैं, वो सारे क्या है, वो एक सेतु कंजर्वेशन कहा जा सकता है। उसके बाद सीड बैंक एंड जीन बैंक हो गया, ठीक है, ये ध्यान में रखना। दूसरा सीड बैंक एंड जीन बैंक यानी कंजर्विंग सीड्स एंड जेनेटिक मटेरियल्स को। उसके बाद टिश्यू कल्चर यानी कि ग्रोइंग प्लांट्स इन लैबोरेटरीज। कुछ इस तरीके से हम एक सेतु कंजर्वेशन में करते हैं। बहुत सारे रिसर्च में ना कई बार क्या होता है, जीन को मिलाकर कुछ नए नए वेरिएशन भी निकालते रहते हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के भी। शायद मैंने इंटरनेट पे ना एक सुना था कि डॉगी को पता नहीं क्या था, मुझे शायद ध्यान में नहीं है, खैर छोड़ा हटाओ उसको। उसके बाद प्लांट्स के बहुत सारे वेरिएशन निकालते हैं लेबोरेटरीज में, तो ये सारे एक सेतु कंजर्वेशन में आते हैं। तो ये कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सवाल कवर हो गए ना, बायोडाइवर्सिटी, हायरार्किकल लेवल जो कि 3 थे, जेनेटिक स्पेसीज और इकोसिस्टम, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद कंजर्वेशन। तो ये 14 मार्क्स तक का ये वीडियो कवर कर रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल थे। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो एटलीस्ट आधा पेज में तो आप बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लोगे, तो चलो आधा पेज में आपके पास एक समरी बन गई 7 नंबर लॉन्ग सवाल की, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ गिव द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड अलॉन्ग विद दैट आई जस्ट वांटेड टू एंड अप दिस वीडियो। फिर अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में मुलाकात होगी। बाय।